हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल के इस परिवार में। स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो जून साइकिल वाला एग्ज़ाम है उसमें जो पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट के सिलेबस को लेकर अपन एक अलग से वीडियो बना चुके हैं। आज से अपन जो रेगुलर क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। मेनली फोकस अपना पेपर फर्स्ट पर रहेगा, और पेपर फर्स्ट इसलिए क्योंकि आप लोगों का जनरल पेपर है, सबका कॉमन पेपर है। और आप सब लोग जानते हैं 10 यूनिट्स इसमें आती हैं, और अभी हम जो है वो लास्ट जो भारत में उच्चतर शिक्षा है उसको लेकर अपन चर्चाएं करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो जून साइकिल वाला नेट दे रहे हैं या फिर आगे टारगेट है उनको, चाहे दिसंबर का नेट एग्ज़ाम देना हो या और कुछ भी करना हो, या अपना जो है वो पीएचडी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, जेआरएफ के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उनमें जो है पेपर फर्स्ट आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। साथ ही मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपका जो सेट एग्ज़ाम होता है वो सेट एग्ज़ाम भी आप लोगों के लिए सेम सिलेबस होता है, तो वहाँ पर भी ये वीडियोस आप लोगों के लिए काम आएंगे। इसके अलावा चाहे बिहार सेट हो, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हो, ठीक है, उनके लिए जो पेपर सेकंड है उसकी क्लासेस भी अपने चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बेस्ट वे है, आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करें। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की रेगुलर क्लासेज और कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए रेगुलर फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ की मॉक टेस्ट हैं, और एवरी 15 डेज में आप लोगों के लिए काउंसलिंग सेशन है। तो डेमो क्लासेज एक बार आप लेकर देख सकते हैं और आप उनको बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी टीम है आप लोगों के लिए। चलिए, तो आज का जो है शुभारंभ करते हैं अपन। और शुभारंभ भी हमें इस संकल्प के साथ करना है कि इस बार अगर आपका टारगेट है जून मतलब नेट क्वालिफाई करने का, तो आप उस टारगेट को अचीव कर सकें और कहीं ना कहीं उसमें माध्यम हम बने, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक ये बता दूं कि साल में 2 बार नेट का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है एनटीए, और केवल सब्जेक्ट वाइज 6% जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाई होते हैं। केवल 6 स्टूडेंट्स ही पास किए जाते हैं, जिनमें टॉप फर्स्ट जो रैंकर्स होते हैं 1% स्टूडेंट्स, उनका जेआरएफ क्वालिफाई होता है, और बाकी जो है पीएचडी ओनली में क्वालिफाई होते हैं। जो अपनी इकाई 10 है वो भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो अपन यहाँ पर चर्चाएं करेंगे। तो भारत में अपन बात करें जो उच्च अधिगम संस्थाएं हैं या प्राचीन भारत में शिक्षा है, तो इसको लेकर जो है एक तो अपन इस यूनिट में रेगुलर क्लासेस लेंगे। जैसे आपने सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यानी कि ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जो प्राचीन भारत में शिक्षा का स्रोत थी। और जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है या श्रवण के माध्यम से शिक्षा पद्धति है, उसको लेकर अपन जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। और भारत में जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो शिक्षण संस्थाएं, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध के जो उद्भव रहे हैं, रिसर्च, भारत में प्राच्य यानी कि प्राचीन, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम जो कार्यक्रम हुए हैं उनको लेकर जो योजनाएं चली हैं उनको लेकर चर्चाएं करेंगे। व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा है, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा, नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। हालांकि एक चीज अपने को ध्यान रखना है कि आजकल राजनीति और प्रशासन से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। अभी पिछले दिनों की अगर अपन बात करें तो राजनीति और प्रशासन से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़े दिन से पहले यूनिवर्सिटी जो एनटी है वो आपके असेसन और रीजन वाले जो क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले, सॉरी, कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन है वो भी नहीं पूछे जा रहे थे। लेकिन इस बार एनटीए ने जो है आपके कथन और कारण वाले क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहिए कि थोड़ा बहुत इनको भी देखकर जाना है कि हो सकता है एनटीए आप लोगों के लिए वापस ऐसे क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहेगा वो पहली यूनिट में जैसे अपने शुरुआती जो परिचय होता है उसकी अपन चर्चा करेंगे कि भारत में जैसे अंग्रेजी शिक्षा का जनक आपने लॉर्ड मैकाले को सुना होगा, या नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तो ऐसे इन सब की जो स्थापना, या भारत में जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, तो ऐसे जो सिद्धांत थे चार, ठीक है, तो उनके बारे में अपन थोड़ा सा जानेंगे। और फिर रेगुलर जो है जैसे भारत में जो प्राचीन विश्वविद्यालय हैं ब्रिटिश काल के दौरान या वर्तमान में, क्या डिम्ड यूनिवर्सिटी होती है, क्या ऑटोनोमस होता है, क्या जो नेक होता है, वो सब अपन जो है चर्चाएं आगे के क्लासेस में रेगुलर करेंगे। अभी कुछ दिनों तक अपन यूनिट 9 और 10, और हो सकता है बीच बीच में कुछ क्लासेस आप लोगों के लिए यूनिट फर्स्ट से भी अवेलेबल
करा दें अपन। ठीक है, तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोशिश करूंगा लगभग यूनिटों को मैं यहाँ पर आप लोगों को कवर करवा सकूं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में उच्चतर शिक्षा का जो इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, तो वैसे तो आप लोगों ने सुने भी होंगे नाम, नालंदा है, तक्षशिला है। तो यहाँ से भारत में जो है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है, वेदों का ज्ञान था। ठीक है, उपवेदों का जो ज्ञान था, इसके अलावा जो पुराणों का ज्ञान था, वो पहले की या संस्कृत जो शिक्षा का माध्यम था, ये सब भारत में शिक्षा पद्धतियाँ हुआ करती थी। तो इनको लेकर भी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आज के वीडियो में जो है अपन परिचय देख लेते हैं कि वर्तमान में जो हायर एजुकेशन के लिए भारत में जो गवर्निंग बॉडी है, या देखिए भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से 5 प्रमुख स्तंभों में विभाजित है। तो इसमें अगर अपन वर्तमान की बात करें, ठीक है, क्योंकि ये वर्तमान वाला पहले मैं इसलिए लेके आऊँ क्योंकि ये अब जैसे आप नेट का एग्जाम देने जाओगे तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो यूनिवर्सिटीज के लिए जो नियम बनाता है, ये वर्तमान में भारत की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अपने को एक याद रखनी है कि अभी भारत में जो है शिक्षा अधिष्ठान बिल, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल जो है वो लोकसभा में लाया जा चुका है। और उस बिल में ये कहा जा रहा है कि जो है ये संस्थाएं जितनी भी हैं, ये सब एक छत के नीचे लेकर आएंगे, ताकि यूनिवर्सिटीज को या कॉलेजों में मान्यता के लिए अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़े, और शिक्षा का क्या हो सके इसके लिए केंद्रीकरण हो सके। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये अब जब अपन शिक्षा अधिष्ठान बिल पढ़ेंगे, तब अपन उस दिन जिस दिन वो पारित हो जाएगा, मतलब तब अपन चर्चाएं करेंगे कि ये सब संस्थाएं क्या है उसके अधीन आ चुकी हैं। तो अभी जो है ये एक जो नियामक है, ये अपना जो संस्थान है, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये वैसे सब आप लोग जानते भी हैं, यूजीसी को। ठीक है, और इसके एक तो दो भाग हैं। एक तो अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, जो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, ये विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच संसाधनों और जो शोध है, रिसर्च है, इनका समन्वय करता है। और इसके अलावा विश्वविद्यालय स्तर की कुछ संस्थाएं हैं, इन्हें 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं पूरे भारत में, जैसे राजस्थान में बांदर सिद्री में है, या बिहार में है, या कहीं जो भी है सेंट्रल, ये सब जो है ये सेंट्रल के जो है निर्देशन में होती हैं। राज्य स्टेट यूनिवर्सिटी, जिनको स्टेट क्या करता है, मान्यता देता है। डीम्ड या सम यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जिनको अपने नियम डिग्रियां देने का अधिकार होता है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, जैसे एनसीईआरटी हो गया, एनआईओएस हो गया, इनकी चर्चा। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, इनको लेकर अपन जो है यहाँ पर चर्चाएं करेंगे। ये आज़ादी के बाद की संस्थाएं हैं। ठीक है, ये सब जो है ये आज़ादी के बाद की संस्थाएं हैं, ये आज़ादी से पहले की है, उनकी अपन आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखिए विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, AIU। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये भी भारत और विदेशों के जो बीच में, ठीक है। इससे पहले देखिए अपन जो पढ़ते हैं इंटर यूनिवर्सिटी, तो ये केवल भारत के विश्वविद्यालयों के बीच में। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि जो भारत और विदेशों के विश्वविद्यालयों के बीच में समन्वय और सूचना साझा करने का कार्य करता है, ये किसके द्वारा, भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का, इसके माध्यम से किया जाता है। अब इसके अलावा जैसे अपन बात करें, कुछ परिषदें भी होती हैं, काउंसिलिंग होती हैं, सॉरी काउंसिल्स होती हैं, जो अनुसंधान, रिसर्च और नीतियों के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो अगर इनकी फुल फॉर्म देखें, ICSSR, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, ये केवल एक आप परिचय के लिए याद रखना अभी। ठीक है, ये अपन ऐसे मत सोचना कि सर ये क्या पढ़ा दिया अचानक से, ये क्या आ गया। तो ये चीजें जो है वो रेगुलर जो अपनी क्लासेज होंगी, मैं आपको वहां पर एक एक चीज अपन समझेंगे इसको। ICPR जो है भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद है। और PHISPC तो भारतीय विज्ञान, जो दर्शन, फिलोसफी व संस्कृति की इतिहास परियोजना है। और ICHR भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद है। और NCRI भारतीय ग्रामीण संस्थान परिषद है, जो किसका काम करती है, रिसर्च का काम करती हैं। और पांचवा है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, नेक एग्रीगेशन। आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज को जो ग्रेडिंग मिलती है आजकल, तो हालांकि ग्रेडिंग बंद कर दी है। तो पहले जैसे A++ होता था, A+ होता था, B++ होता था, फिर B+ होता था, फिर C++ होता था, C+ था, फिर D था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ग्रेडिंग दी जाती थी। अब ये ग्रेडिंग सिस्टम समाप्त कर दी है NEP 2020 में। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अपन NEP 2020 भी पढ़ेंगे यहाँ पर,
यहाँ पर जो जितनी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं, 1986 है, 1968 वाली है, वो सब यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। तो ये शिक्षण संस्थाओं को गुणवत्ता जांच करके उनकी ग्रेडिंग या मान्यता प्रदान करती है। तो अब ध्यान रखना, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको है, ये ग्रेडिंग वाला सिस्टम यहाँ पर समाप्त हो गया है। ठीक है, तो ये अपन, और अब क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा है, फिजिकल वेरिफिकेशन की। जैसे जियो टैग फोटोज हैं, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं, जितने भी न्यूज़पेपर के माध्यम से न्यूज़ है, तो ये सब है जो वास्तव में इनका जो है, अब फोटो भी जो मंगाई जाएगी लैब की, वो जियो टैग होगी। ठीक है, तो वो आप लोगों को वहां पर अवेलेबल करानी होगी नेक लेने के लिए। और नेक जो दर्शाता है, वो ये बात दर्शाता है कि विश्वविद्यालय में जो संसाधन है वो एज पर यूजीसी है या नहीं है, या वहाँ का जो स्टाफ है वो एज पर यूजीसी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जो शिक्षा की दृष्टि से सुख सुविधाएं हैं, ये इसको प्रदर्शित करता है, नेक की जो ग्रेडिंग होती है। ठीक है, तो इसको लेकर भी अपन चर्चाएं करेंगे। नेक्स्ट है कुछ जो संक्षिप्त नाम देखेंगे। जैसे यूजीसी है, तो यूजीसी का जो संक्षिप्त नाम है, इसका पूर्ण रूप देखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसको जो अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और ये लास्ट तक याद करने हैं, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। आईसीएसएसआर का नाम सुना होगा, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च कहते हैं। आईसीपीआर जो भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद है। इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफी रिसर्च है, आईसीएचआर है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है। और नेक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रतिशत वो परिषद, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ठीक है, जो नेक के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, तो नेक क्या करता है, ये ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो अभी हालांकि बंद कर दिया। तो अभी इसके फाइनल जो है वो नियम आए नहीं है, अभी तक ये प्रोसेस में चल रहा है। तो जैसे ही फाइनल नियम आएंगे तो अपन उसको अपडेट कर देंगे। अभी आज़ादी से पहले की अगर अपन बात करें, तो अभी जैसे मान लो आप लोग एजुकेशन सिस्टम भारत का अगर देखते हैं, तो इसमें अगर अपन बात करें, जैसे आप लोगों की जो कक्षा 1 से लेकर जो है 5 तक है वो पूर्व प्राथमिक होती है। फिर 6 से लेकर 8 तक होती है वो प्राथमिक है। 9 से 10 है वो माध्यमिक है। फिर 11 से 12 उच्च माध्यमिक है। और 12 जो कॉलेज है तो वो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन। मुख्य रूप से हायर एजुकेशन में कॉलेज आता है। इसमें आप लोगों के यूजी कोर्स हैं, इसमें आप लोगों के पीजी कोर्स हैं, प्लस आपके बात करें तो रिसर्च से संबंधित कोर्स हैं। ठीक है, तो ये अपन जो है वो यहाँ से कॉलेज वाला सिस्टम जो है वो ज़्यादा पढ़ेंगे अपन। तो इसको लेकर जैसे लंदन विश्वविद्यालय की तरफ पे भारत में जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, या वर्तमान में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको लेकर जो है अपन चर्चा करेंगे। तो भारत में जो एजुकेशन सिस्टम आप लोग जानते भी हैं, काफ़ी अच्छा रहा है। पहले भारत को जो है वो जीरो, जैसे कहते हैं अपन ने कि पूरे विश्व को जो जीरो दिया वो भारत ने दिया, सोने की चिड़िया कहलाता था। ठीक है, तो भारत में हमेशा से उच्च शिक्षा को महत्व दिया गया। प्राचीन भारत में हुई शिक्षा को वैदिक प्रणाली के नाम से जाना जाता था। ये मैंने आपको चर्चा कर दी शुरुआत में। और भारत में जो शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य था वो आत्मज्ञान की प्राप्ति था, यानी कि सांसारिक बंधनों से परे किसी अमूर्त सत्ता का सानिध्य हासिल कर सके। ठीक है, भारत में पहले जैसे धर्म कर्म की शिक्षा दी जाती थी, कर्म कांडों की शिक्षा दी जाती थी, ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, इनकी शिक्षा पहले दी जाती थी। और आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है वो यहाँ पर सब इसमें शिक्षा में दिया जाता था। फिर धीरे धीरे आई गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली में क्या हो गया कि अध्यापक केंद्रित, कि गुरु के सानिध्य में अपन बैठकर क्या कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और छात्रों को कठोर अनुशासन और शिक्षक के प्रति जो है अपने दायित्व का अधीन रहता था, यानी कि शिक्षक की बातों को उसको फॉलो करना पड़ता था। आज की तरह नहीं है कि स्टूडेंट्स ने शिक्षक के सामने हो गया, या जैसे आप लोग देखते हैं एजुकेटर्स के लिए आप कमेंट्स काफ़ी देखते भी होंगे। ठीक है, तो पहले क्या था कि गुरु का सम्मान जरूरी था, वैसा धीरे धीरे अब ये क्या हुआ है, इसमें सिस्टम में चेंज हुआ है। तो दुनिया का अगर पहला विश्वविद्यालय अगर अपन बात करें तो वो 700 ईसा पूर्व, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी है, याद रखना, क्योंकि आजकल फैक्चुअल बेस क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं कॉन्सेप्ट के बजाय। तो 700 ईसा पूर्व जो है तक्षशिला जो में है वो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। और वहीं अगर अपन बात करें नालंदा विश्वविद्यालय, ये अपन सब डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्थापना 4वीं शताब्दी में हुई थी। किसने स्थापित किया, कहाँ स्थापित किया, किसने तोड़ दिया, किसने किसके लिए कितना धन दिया, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वगैरह। तो वर्तमान विश्वविद्यालय प्रणाली की शुरुआत अपन बात करें तो औपनिवेशिक भारत, यानी कि जब अपन अंग्रेजों के गुलाम थे, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब भारत में ये प्रणाली शुरू हुई थी। और भारत में अंग्रेजी उच्चतर शिक्षण की शुरुआत कलकत्ता में, ध्यान रखना,
1817 में स्थापित जो हिंदू कॉलेज था इसके रूप में हुई थी। और ये भारत में जो था ये यूरोपीय शैली में आधारित पहला जो है शिक्षण संस्थान था। तो ध्यान रखना, भारत में जो प्रारंभिक शिक्षा जो प्रणाली थी वो वैदिक प्रणाली थी, जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन। फिर बाद में गुरुकुल प्रणाली में जो है अध्यापक केंद्रित थी, उसमें जो छात्रों के ऊपर गुरु का कठोर नियंत्रण होता था। फिर अपन बात करें तक्षशिला विश्वविद्यालय 700 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ, और वहीं नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो 4वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। तो ये जैसे बिहार में ज्यादातर स्थापित हुए हैं, फिर अभी ये तक्षशिला वगैरह सब पाकिस्तान में वर्तमान में तो खंडित अवस्था में, ठीक है। तो ऐसे अपन इनको पढ़ेंगे, जिसमें चाणक्य वगैरह पढ़े थे, हेनसांग आया था, सीयूकी आया था। तो ऐसे ये जो है ये अपन सॉरी, हेनसांग का ग्रंथ था, सीयूकी फाया पायान वगैरह आए थे भारत में, तो इन सब की अपन डिटेल पढ़ेंगे। तो अंग्रेजों के समय उच्च शिक्षा प्रणाली प्रारंभ हुई थी, और पहला जो विश्वविद्यालय था 1817 जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी कोलकाता में। और ये किस पर आधारित था? यूरोपीय शैली पे। अंग्रेजों ने जो भारतीयों को शिक्षा जो प्रदान की, उनका उद्देश्य भारतीयों में परिवर्तन लाना नहीं था। भारतीयों को समझना था, भारतीयों के ग्रंथों को समझना था, ज्ञान को ग्रहण करना था, और साथ ही एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो अंग्रेजों के प्रति समर्पित हो। और भारत में जो था एक मतलब कम कीमत पर उन लोगों को जो है वो व्यक्ति उपलब्ध हो जाता था। तो इसलिए अंग्रेजों द्वारा भारत में जो है ये शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की गई। तो नेक्स्ट अपन बात करें सन 1823, जो अगर बात करें ये काफी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मैकाले, जिसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने को ध्यान रखने। 1823 माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, और 1835 का जो है लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट। भारतीय उच्चतर शिक्षण की संस्थाओं की जड़ें यहीं पर ही मिलती हैं। और इन्होंने क्या सुझाव दिया था कि भारत में यूरोपीय साहित्य विज्ञान की पढ़ाई के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं की शुरुआत की जाए, और शिक्षा के माध्यम को किसके रूप में? अंग्रेजी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो जनक है वो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक क्या है? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। और ये जो तो ईसाई मिशनरी जो भारत आए थे, ईसाई मिशनरी, इसके बाद जो है वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कदम जो है लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में विश्वविद्यालय जो स्थापित करने का विचार था, ये अपन वैसे लास्ट ईयर पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको ये पढ़ाऊंगा जून साइकिल वाले एग्जाम के लिए। तो चार्ल्स वुड घोषणा पत्र आया था, चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था 1854 में, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। और इसमें क्या कहा गया कि भारत में जो शिक्षा का लक्ष्य है वो यूरोपीय कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य का फैलाव है, और भारतीय भाषाओं का अध्ययन करना है। ठीक है। और इन सुझावों में भारत में कानून, चिकित्सा, इंजीनियर के क्षेत्र में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर जो 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, ये याद करने हैं, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तो 1857 में भारत में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है। और चार्ल्स जो घोषणा पत्र है 1854 में आया, इसे भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर पूछ ले भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है, तो ये लॉर्ड मैकाले था। ठीक है। तो ये इस तरीके से भारत में क्या हो गई, हायर एजुकेशन सिस्टम प्रारंभ हो गया। और आज भी देखो हायर एजुकेशन सिस्टम प्रारंभ है। अभी लेटेस्ट अगर इसमें अपन बात करें तो ये एनईपी 2020, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी लेटेस्ट है इसके अंदर। और एक एनसीआरएफ 2023 जो स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम है, ये थोड़ा सा कुछ इसमें नया परिवर्तन लेकर आया है, तो उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। अब देखिए कुछ ये फैक्ट्स हैं, ये अपने को याद करने हैं। सन 1943 तक भारत में जो विश्वविद्यालयों की संख्या 12 थी और कॉलेजों की संख्या 75 थी। और 1944 की जो सार्जेंट रिपोर्ट आई, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के लिए संदर्भ में क्या थी? पहला प्रयास, हालांकि बन नहीं पाई। एक जैसे अपन यशपाल कमेटी पढ़ते हैं, शिक्षा बिना बोझ, तो ये अपन जो कमेटी है ये सब इसी यूनिट के अंदर है। ठीक है। और वर्ष 1950 में भारत में जो थे वो 20 विश्वविद्यालय थे, और जिसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? लगभग 2 लाख थी। ठीक है। तो ये जो था ये अपना बेसिक परिचय था। इसके अंदर की भारत में जैसे वैदिक शिक्षा प्रणाली थी, गुरुकुल थी, या अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली थी, फिर हायर एजुकेशन, फिर इसमें प्राथमिक है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, तो ये सब अपन जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो रेगुलर अपनी क्लासें होंगी, तो आप लोग इसके अंदर रेगुलर अटेंड करते रहिए। और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट, ये देखिए कहने को तो ये लगभग 5-7 पॉइंट दिखते हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 6 पॉइंट होंगे, ये 2 और 2 4 2 6 बिल्कुल, लेकिन काफ़ी डिटेल से ये पॉइंट है, तो अपन इनको अंदर से डिटेल से पढ़ेंगे।
पूरी एनईपी आ जाती है। भारत में जो अंग्रेजों के समय विश्वविद्यालय स्थापित हुए वो, अंग्रेजों के आने से पहले जो विश्वविद्यालय स्थापित हुए वे, और आज़ादी के बाद जो भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय स्थापित हुए उनको लेकर अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी यूनिट आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। JRF एप्लीकेशन पर रेगुलर आप लोगों के लिए मैराथन वगैरह क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, अपने भी चैनल के ऊपर अपन क्लासों का समय धीरे धीरे बढ़ा देंगे, और जो है ऐसे ही आप लोग जो है रेगुलर क्लासें देखते रहिए। लगभग कोर्स अपन समय के ऊपर कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में नई डिटेल के साथ। एक तो अपन जो है पर्यावरण वाली और एक ये वाली यूनिट, तो अभी ये दो यूनिट्स अपन साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, आप लोग भी पढ़ के आइए और थोड़ा सा और यहाँ पर ध्यान दीजिए ताकि आपका टॉपिक साथ के साथ तैयार हो जाए। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।